प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी बुधवार से भारत में होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होंगे और इसके बजाय जापान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी अधिकारी के हवाले से संसदीय व्यवसाय को प्राथमिकता देंगे। रिपोर्ट में कहा है कि उनकी स्थान पर एक उप मंत्री को भेजे जाने की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि हालांकि स्पष्ट नहीं है कि मंत्री क्वाड की शुक्रवार की बैठक में शामिल होंगे या नहीं। यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब क्षेत्र में चीन के मुखर व्यवहार के साथ साथ यूक्रेन में रूस के युद्ध पर बढ़ती चिंताओं के बीच किसीदा सरकार भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त जापान और भारत ने इस साल जनवरी में अपना पहला संयुक्त सैन्य हवाई अभ्यास भी किया था। किसीदा की सरकार यूक्रेन, परमाणु निरस्त्रीकरण और जलवायु परिवर्तन सहित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मई में G7 शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया और भारत को आमंत्रित करने की व्यवस्था कर रही है, सार्वजनिक प्रसारक NHK ने बताया। पिछले सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो की यात्रा की, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लिया और पीएम किसीदा के साथ बातचीत की। हयाशी के G20 बैठक में शामिल नहीं होने की खबर से सोशल मीडिया पर उनके देश के सांसदों और जनता के सदस्यों की आलोचना की, जिन्होंने कहा कि यह नेतृत्व दिखाने का एक खोया हुआ अवसर था, क्योंकि जापान मई में 7 शिखर सम्मेलन के समूह की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। यह एक खेदजनक निर्णय है, जिनका अर्थ है कि G20 में भाग लेने विकासशील देशों के लिए कानून के शासन के महत्व पर जोर देने का मौका छोड़ना। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 26 फरवरी 2023 रविवार को कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या करने वाले आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने 48 घंटे के अंदर मार गिराया है। मारे गए आतंकवादी की पहचान अकीब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा है कि पुलवामा में रविवार को एक कश्मीरी पंडित की कथित तौर पर हत्या करने वाले एक आतंकवादी को मंगलवार को जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि आज 28 फरवरी 2023 मंगलवार को सुबह आतंकियों के साथ चली मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा आतंकवादी अकीब मुश्ताक भट्ट को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। दिवंगत संजय शर्मा के हत्यारे आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकवादी की पहचान पुलवामा ए श्रेणी के अकीब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। उसने शुरुआत में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम किया था। आजकल वह द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के साथ काम कर रहा था। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद आतंकियों ने सेना पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था। इस हमले में सेना के 2 जवान भी घायल हो गए हैं। बाद में कश्मीर पुलिस ने भी एक आतंकी को मार गिराया था। गौरतलब है कि पुलवामा जिले के अच्छन इलाके में रविवार को आतंकियों ने पत्नी के साथ बाजार जाते समय कश्मीरी हिंदू संजय पंडित की हत्या कर दी थी। इसको लेकर पूरे जम्मू संभाग में रोष था। सोमवार को घाटी में भाजपा, बजरंग दल और अन्य नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। आइए हम जो है ईरान के बारे में कुछ जान लें। ईरानी उप स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को कहा है कि कुछ लोग लड़कियों की शिक्षा को बंद करने के उद्देश्य से पवित्र शहर कोम में स्कूली छात्राओं को जहर दे रहे थे। नवंबर के अंत से मुख्य रूप से तेहरान के दक्षिण में कोम में स्कूली छात्राओं के सैकड़ों मामले सामने आए हैं, जिनमें से कुछ को अस्पताल में इलाज की आवश्यकता है। रविवार को उप स्वास्थ्य मंत्री यूनुस पनाही ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि जहर जानबूझकर दिया गया था। IRNA राज्य समाचार एजेंसी ने पनाही के हवाले से कहा कि क्यूम स्कूलों में कई छात्रों को जहर दिए जाने के बाद यह पाया गया कि कुछ लोग चाहते थे कि सभी स्कूलों, खासकर लड़कियों के स्कूलों को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक जहर खाने के मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। IRNA ने बताया कि 14 फरवरी को बीमार छात्रों के माता पिता अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग करने के लिए शहर के बाहर इकट्ठा हुए थे। सरकार के प्रवक्ता अली बहादुरी जरोमी ने कहा है कि खुफिया और शिक्षा मंत्रालय विषाक्तता के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते अभियोजक जनरल मोहम्मद जाफर मोंटाजुरी ने घटनाओं की न्यायिक जांच का आदेश दिया। बता दें कि महिलाओं के लिए देश के सख्त ड्रेस कोड के कथित उल्लंघन के लिए 22 वर्षीय ईरानी कुर्द महसा अमीन की हिरासत में 16 दिसंबर की हुई मौत के बाद से ईरान में ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में अल बदर नाम के आतंकी संगठन का पूर्व कमांडर खालिद रजा पाकिस्तान के कराची में ढेर हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अज्ञात हथियारबंद व्यक्ति ने रविवार को खालिद को उसके घर बाहर गोली मारी। खालिद कश्मीर में आतंकी कमांडर रह चुका है। इसके बाद वो कराची चला गया। यहाँ वर्तमान में वह फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल का उपाध्यक्ष था। रिपोर्ट्स के अनुसार वह कराची में रहकर भी आतंकियों की भर्ती में शामिल रहा है।
बता दें कि एक सप्ताह के अंदर पाकिस्तान में कश्मीरी आतंकी की हत्या की यह दूसरी घटना है। इससे पहले हिजबुल के आतंकी बशीर पीर की रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। सिट्रोन इंडिया ने लंबे इंतजार को ख़त्म करते हुए अपनी पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार EC3 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी से 2 वेरिएंट लाइव और फील के साथ मार्केट में उतार रही है। सिट्रोन ने इस कार के लॉन्च से पहले ही इसकी प्री बुकिंग विंडो का जनवरी में शुरू कर दिया था। अगर आप भी कर रहे हैं सिट्रोन EC3 इलेक्ट्रिक कार के लॉन्च का इंतज़ार, तो यहाँ जान लीजिए इसकी कीमत, बुकिंग प्रोसेस, बैटरी पैक, ड्राइविंग रेंज के साथ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की डिटेल। सिट्रोन EC3 कीमत कितनी है? सिट्रोन EC3 को कंपनी ने 11.50 लाख रुपए की शुरुआती कीमत एक्स शोरूम के साथ मार्केट में उतारा है। सिट्रोन EC3 को खरीदने के लिए ग्राहक सिट्रोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं या नज़दीकी सिट्रोन डीलरशिप पर जाकर भी इसे बुक कर सकते हैं। इस कार को बुक करने के लिए 25,000 रुपये का टोकन अमाउंट जमा करना होगा। इसके 3-4 वेरिएंट हैं। लाइव जो है इसका वो 11.50 का है। फील जो है 12.13 लाख का है। फील वाइब बैक जो है इसका 12.28 लाख का, और फील ड्यूअल टोन वाइब बैक जो है 12.43 लाख का है। सिट्रोन बैटरी पैक और चार्जिंग। सिट्रोन EC3 इलेक्ट्रिक कार में कंपनी ने 29.2 किलोवाट आवर क्षमता वाला बैटरी पैक लगाया है, जिसके साथ फ्रंट माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया है। यह मोटर 56 bhp की अधिकतम पावर और 143 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस बैटरी पैक के साथ कंपनी ने 3.3 किलोवाट का ऑनबोर्ड AC चार्जर और DC फास्ट चार्जर का विकल्प दिया है। कंपनी के अनुसार AC होम चार्जर से चार्ज करने पर यह बैटरी पैक 10.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। फास्ट चार्जर से चार्ज करने पर यह बैटरी पैक 57 मिनट में 10 से 80% चार्ज हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक कार में कंपनी ने एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी वाला 10.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मैनुअल AC, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कीलेस एंट्री, हाइड एडजस्टेबल ड्राइव सीट, कनेक्टेड कार टेक, ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, EBD के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स को जोड़ा है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस दिनों मंदी के दौर से गुजर रही है। इस बीच ब्रिटेन में अब खाद्यान्न संकट भी खड़ा हो गया है, जिसके चलते फलों और सब्जियों की राशनिंग शुरू कर दी गई है। इस राशनिंग को UK में 2 सबसे बड़े सुपरमार्केट मॉरिसन और एस्टेडा ने लागू किया है। इसके तहत टमाटर, आलू, खीरा, मिर्च और ब्रोकली जैसी जल्दी खराब होने वाली चीज़ों की खरीद प्रतिबंधित कर दी गई है। प्रत्येक ग्राहक इनमें से केवल 2 या 3 चीज़ें ही खरीद सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में सुपरमार्केट की आपूर्ति बाधित होने के बाद ब्रिटेन सब्जियों, खासतौर पर टमाटर की कमी का सामना कर रहा है, जिसके चलते 2 प्रमुख ग्रोसर्स ने ग्राहकों को खरीदारी पर लिमिट लगा दी है। ब्रिटेन की तीसरी सबसे बड़ी किराना कंपनी एस्टेडा ने मंगलवार को कहा कि उसने टमाटर, मिर्च, खीरा, लेट्स, ब्रोकली, फूलगोभी और रसबेरी की खरीद पर अस्थायी लिमिट लगा दी है। प्रत्येक ग्राहक इनमें से केवल 3 आइटम ही खरीद सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। एस्टेडा के प्रवक्ता ने कहा कि अन्य सुपरमार्केट की तरह हम दक्षिणी स्पेन और उत्तरी अफ्रीका में उगाए जाने वाले कुछ उत्पादों पर सोर्सिंग चुनौती का सामना कर रहे हैं। वहीं उसके प्रतिद्वंदी मॉरिसन ने कहा कि वो बुधवार से टमाटर, खीरे, सलाद और मिर्च में प्रति ग्राहक 2 आइटम की सीमा लाएंगे। कंपनी ने कहा कि दक्षिण यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में खराब मौसम ने कई फसलों की कटाई को प्रभावित किया है। सोशल मीडिया पर भी ब्रिटेन के सुपरमार्केट में सब्जियों के खाली पड़े रैक की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। BRC के खाद्य और स्थायित्व निदेशक एंड्रयू ओपी ने कहा है, यह दिक्कत कुछ हफ्तों तक चलने की उम्मीद है। सुपरमार्केट सप्लाई चेन के मुद्दों के मैनेजमेंट में निपुण है और किसानों के साथ काम कर रहे हैं कि ग्राहकों तक ताज़ा उपज की एक विस्तृत श्रृंखला पहुंच सके। वहीं ग्रोसर्स का कहना है कि उच्च ऊर्जा लागत के कारण ब्रिटेन और नीदरलैंड में सर्दियों में कम उत्पादन से स्थिति खराब हो गई है। BRC के आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन आमतौर पर दिसंबर से मार्च तक अपने टमाटर का 95% और लेट्स का 90% आयात करता है। ब्रिटेन विशेष रूप से स्पेन पर निर्भर है। मोरक्को ने इसी महीने की शुरुआत में घरेलू कीमतों में कम करने और यूरोप को निर्यात के लिए पश्चिम अफ्रीकी देशों को टमाटर, प्याज और आलू के निर्यात पर रोक लगा दी थी। चंद्रयान 3 मिशन के प्रक्षेपण वाहन के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को गति प्रदान करने वाले CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान
स्वीकृत ताप परीक्षण सफल रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जानकारी दी है। इसरो ने बताया कि 24 फरवरी को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रणोदन परिसर के हाई एल्टीट्यूड प्रक्षेपण केंद्र में 25 सेकंड की निर्धारित अवधि के लिए उड़ान स्वीकृत ताप परीक्षण किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि परीक्षण के दौरान इंजन सभी प्रणोदन मानकों पर खरा उतरा और उसका प्रदर्शन अनुमान के मुताबिक मिला। इसरो ने कहा कि क्रायोजेनिक इंजन के पूरी तरह से एकीकृत उड़ान क्रायोजेनिक चरण को साकार करने के लिए उसे प्रोपेलेंट टैंक स्टेज स्ट्रक्चर और संबंधित द्रव लाइनों के साथ जोड़ा जाएगा। इससे पहले साल की शुरुआत में चंद्रयान 3 के लैंडर का तिरुपति स्थित UR राव उपग्रह केंद्र में सफल EMI-EMC परीक्षण किया गया था। उस समय इसरो ने कहा था कि उपग्रह मिशनों के लिए EMI-EMC परीक्षण अंतरिक्ष के वातावरण में उपग्रह प्रणाली की कार्यक्षमता और अपेक्षित विद्युत चुंबकीय स्तरों के साथ उसकी संगतता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि यह परीक्षण उपग्रह के निर्माण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र अभियान है, जिसके 3 प्रमुख मॉड्यूल में प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर शामिल हैं। मिशन की जटिलता को देखते हुए तीनों मॉड्यूल के बीच रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार लिंक स्थापित करना आम है। चंद्रयान 3 अभियान का मकसद चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर के घूम कर नमूने जुटाने की क्षमता प्रदर्शित करना है। इसरो इसे जून में प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के जरिए चंद्रमा की ओर रवाना किया जाएगा। राष्ट्रीय संस्थानों के खिलाफ जनता को भड़काने के आरोप में पाकिस्तानी सेना के एक सेवानिवृत्त जनरल को सोमवार तड़के गिरफ्तार किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अमजद शोएब को इस्लामाबाद पुलिस ने संघीय राजधानी में उनके निवास से हिरासत में ले लिया। इससे पूर्व रविवार को मजिस्ट्रेट ओवैस खान ने शोएब के खिलाफ रमन्ना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शोएब को इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपों की जांच के लिए उनकी 7 दिनों की हिरासत मांगी थी। प्राथमिकी पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 153A विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 505 सार्वजनिक शांति भंग करने वाले बयान पर आधारित है। प्राथमिकी के अनुसार सेवानिवृत्त जनरल ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान लोगों को संस्थानों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। शिकायत में कहा गया कि सेवानिवृत्त जनरल ने एक टीवी शो इमरान खान BOAL के साथ एक साक्षात्कार में ये टिप्पणियां की। प्राथमिकी में कहा गया कि जेल भरो तहरीक आंदोलन वांछित परिणाम नहीं दे सका, क्योंकि केवल लोग दर्द और पीड़ा सह रहे थे, जबकि शीर्ष पर बैठे अहंकारी और बेशर्म शासकों पर फर्क नहीं पड़ा। मजिस्ट्रेट ने कहा है कि सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रणनीति तैयार करने की भी सलाह दी। प्राथमिकी में कहा गया कि शोएब ने कहा कि आप लोगों को इस्लामाबाद में सरकारी कार्यालयों में जाने से रोक सकते थे। शोएब पिछले कई वर्षों से पाकिस्तानी टीवी शो का नियमित चेहरा रहे हैं और अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और इजराइल की एक टीम के बीच हुई बैठक का दावा करने के बाद उन्हें पिछले साल 7 सितंबर को संघीय जांच एजेंसी FIA ने पेश होने के लिए लेकर समन जारी किया था। हालांकि वे FIA की साइबर क्राइम विंग के सामने पेश नहीं हुए। भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव हुए हैं। अब उम्मीदवार साल में सिर्फ एक बार ही भर्ती रैलियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, अब से कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फिजिकल से पहले होगा। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स का फिजिकल और मेडिकल एग्ज़ाम बाद में होगा। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक राजस्थान के उप महानिदेशक भर्ती ब्रिगेडियर जगदीप चौहान ने बताया है कि उम्मीदवार इस साल से भर्ती रैलियों के लिए साल में सिर्फ एक बार आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम भी फिजिकल से पहले होगा। हालांकि अब तक पहले फिजिकल कराया जाता था, इसके बाद पास उम्मीदवारों को कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता था। 16 फरवरी से 15 मार्च तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। जगदीप चौहान ने बताया कि उम्मीदवारों को 16 फरवरी से 15 मार्च तक आवेदन करना होगा। इसके बाद वे भर्ती रैलियों के लिए साल में केवल एक बार आवेदन कर सकेंगे। नई भर्ती प्रणाली के पहले चरण में भर्ती अधिसूचना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा नतीजे और कॉल अप शामिल है। वहीं दूसरे चरण में एडमिट कार्ड, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। सबसे पहले भर्ती अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
एडमिट कार्ड जारी होंगे। इसके बाद तय जगह पर उम्मीदवारों को कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इसके नतीजे जारी किए जाएंगे। इसमें पास उम्मीदवारों का दूसरे चरण में फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। केंद्र की एनडीए सरकार ने पिछले साल तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। सरकार ने हाल ही में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सेना ने अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ा दिया था। अब अग्निपथ योजना के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक पास आउट आवेदन कर सकेंगे। इससे प्री स्किल्ड युवाओं को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। इतना ही नहीं, इससे ट्रेनिंग टाइम भी कम होगा। इस बड़े बदलाव के बाद अब और अधिक युवा उम्मीदवारों को योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा। आज इंडिया में गोल्ड रेट इस प्रकार से है। 22 कैरेट का गोल्ड रेट जो है 10 ग्राम का 51,450 रुपये है और 24 कैरेट गोल्ड रेट का 10 ग्राम का 56,120 रुपये है।